आज की वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है फॉर ऑल दोज JEE 2026 aspirants and you are moving from class 10 to class 11th. So today in this video I'm going to tell you 10 tips, 10 best out of best tips for JEE 2026 students that might be helpful in their JEE preparation during class 11th. और वीडियो शुरू होने से बता दूँ पहले कि 2 पार्ट आएगी इस वीडियो की। पहले पार्ट में मैं अभी 5 ऐसे टिप्स बताऊँगी जो कि इम्पॉर्टेंट है और उसको डिस्क्राइब करूँगी भी, और दूसरे पार्ट में बाकी के 5 टिप्स आएंगे। लास्ट में जो टिप्स होंगे वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, तो इसके लिए आपको वीडियो के लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, नोटिफिकेशन ऑन कर लो ताकि जो दूसरी वीडियो आएगी आप उसको भी देख पाओगे। दूसरे वीडियो में जो टिप्स है एट दी एंड जो टिप्स है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो आपके JEE प्रिपरेशन में बहुत हेल्पफुल होंगे। और ये मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आई एम अ JEE 2025 एस्पिरेंट एंड मेरी क्लास 11th की जो एक्सपीरियंस था उससे थ्रू आउट होकर मैं ये शेयर कर रही हूँ ताकि आप ये गलतियाँ ना करो एंड आप इस तरह से प्रिपरेशन करो कि आपका जो भी क्लास 11th है वो वेस्ट ना हो। ठीक है, right now I'm in class 12th. I'm a JEE aspirant of the year 2025 and that's what about me. Let's start the video. See, तो पहला तो जो टिप है वो ये है, you have to make a proper schedule. शेड्यूल मतलब यहाँ पे क्या है, एक टाइम टेबल। ठीक है, यहाँ पे शेड्यूल मतलब एक टाइम टेबल की बात हो रही है। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये नहीं है कि पेन उठाओ और मैं टाइम टेबल बनाओ, नहीं। जनरली एक जनरल बात बोलूँ तो JEE एस्पिरेंट को एटलीस्ट एक दिन में 10 से 12 घंटे पढ़ने होते हैं, और वो भी सिर्फ ऐसे ही नहीं, सेल्फ स्टडी के। ठीक है, सेल्फ स्टडी में मोस्टली 7 घंटे तो चाहिए ही होते हैं। उसके अलावा जो कोचिंग हो गया, और अगर आप स्कूल गोइंग स्टूडेंट हो तो उसका टाइम हो गया, बट एटलीस्ट जैसे संडे आ गया, कोई दिन आ गया जब छुट्टी है, तब तो आपके 10-12 घंटे होने ही चाहिए पढ़ने के। अब आपको उसको कैसे निकालना है वो आपके ऊपर है। तभी मैंने कहा है कि आपको एक शेड्यूल बनाना ज़रूरी है, और उस शेड्यूल को बिना तोड़े 1 साल लगातार फॉलो करना होगा। उसमें ऐसा टाइम और रूटीन बना लो कि इस टाइम पे तुमको एनर्जी तुम्हारे पास बहुत होता है और उस टाइम को आप पूरी तरह से अपनी पढ़ाई के लिए दे सकते हो बिना कोई डिस्ट्रैक्शन के। ठीक है, तो इस तरह से शेड्यूल बनाना कि आपको ज़रूरत ना पड़े पढ़ाई करने की, आपका मन खुद पढ़ाई के लिए इंटरेस्ट आए। और वो ऐसे ही हो सकता है जब कोई ऐसा टाइम जब आपको कोई भी डिस्ट्रैक्शन नहीं मिलती, सिर्फ और सिर्फ आपको पढ़ाई करने का टाइम मिलता है। एंड यू नो व्हाट, एक पढ़ने वाला बच्चा ना 10-12 घंटे तो कम है, 13-14 घंटे भी निकाल सकता है। एंड वी ऑलरेडी नो कि कितने लोग कितने घंटे पढ़ते हैं। ठीक है, तो टाइम डजंट मैटर्स, बट इन दिस केस ऑफ JEE टाइम मैटर्स। ठीक है, अगर आप पढ़ने वाले हो तो आपको टाइम ज़्यादा देना होगा भी। ठीक है, तो एक शेड्यूल बना लो, अभी बता रही हूँ क्योंकि शेड्यूल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपको वो शेड्यूल पूरे इस साल फॉलो करना होगा। एंड इसी से आता है दूसरा रूल, दैट इज़ कंसिस्टेंसी। शेड्यूल बनाने के बाद कंसिस्टेंसी होना भी ज़रूरी है। शेड्यूल बनाने का इसका मतलब ये नहीं है कि बस उसको कहीं दीवार पे चिपका दिया और रख दिया, नहीं, उसको फॉलो करना होगा। हर एक दिन आपका जो टाइम टेबल है उसके मुताबिक ही बैठो। अगर फ़ोन डिस्ट्रक्शन आ रहा है तो फ़ोन बंद करके साइलेंट में डाल दो, मम्मी को दे दो कि तुमको मिले ही ना फ़ोन। और तुमको ये याद रखना है कि जो लास्ट में जो रिज़ल्ट आने वाला है ना, उससे तुम्हारी फैमिली और तुम्हारा क्या रिएक्शन होगा अपना रिज़ल्ट देख करके, उसको बस इमेजिन करो। वही अपने आप में एक ग्रेट मोटिवेशन है। ठीक है, IT में होंगे, क्या होगा ये अभी सोचो मत, बस IT जाना है, तो ये साल ख़राब नहीं होने देना है। इसलिए शेड्यूल बनाने के बाद उसको कंसिस्टेंटली फॉलो करो टिल दी एंड। बीच में आएंगे बहुत प्रॉब्लम होगी, स्टार्टिंग में तो इतनी होगी कि तुम शायद ना कर पाओगे, बट वो चीज़ अगर मेंटेन भी कर लोगे ना, मतलब 3 घंटे से ज़्यादा अगर 3 घंटे का एक शेड्यूल बना रहे हो, सपोज़ 11 से लेकर 2 बजे तक का, तो उसमें ना पहले दिन तुम शायद सिर्फ 1-2 घंटे पढ़ो, दूसरे दिन शायद थोड़ा बढ़े, अगले हफ्ते शायद 2:30 तक पहुँचे, बट वो ना टाइम लगेगा। बट अपनी आदत बनाओ कि उस टाइम पे फ़ोन तो नहीं लूँगा, पढ़ूँगा, फिर वो अपने आप में एक इंटरेस्ट बन जाएगा और फिर वो कंसिस्टेंसी आ जाएगी आपके अंदर। ठीक है, इसी से तीसरा पॉइंट भी आता है
विच इज़ ऑनलाइन क्लास है तो क्या करना है और ऑफलाइन क्लास है तो क्या करना है। ठीक है, इसका मतलब यही है कि ऑनलाइन में क्या दिक्कतें आती है और उसको कैसे सोचना है, और ऑफलाइन में क्या है और कैसे करना है। ठीक है, ऑनलाइन क्लास अगर की बात करूँ तो ऑनलाइन क्लास में सबसे बड़ी दिक्कत ये आएगी कि तुमको टाइम मैनेजमेंट में प्रॉब्लम होगा। टाइम मैनेजमेंट में इसलिए क्योंकि तुम कोचिंग ऑनलाइन करोगे, और अगर स्कूल गोइंग हो तो और स्कूल का टाइमिंग इंक्लूड, और डम्मी हो तो देन यू हैव इनफ टाइम। डम्मी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, इट इज़ लाइक रेगुलर एज यू गो इन ऑफलाइन कोचिंग। बट अगर स्कूल गोइंग स्टूडेंट हो तो ऑब्वियसली प्रॉब्लम आएगी। तो आपको मैक्सिमम टू मैक्सिमम एटलीस्ट 7-8 घंटे तो सेल्फ स्टडी के निकालने होंगे। और कैसे करना है तुम पे छोड़ती हूँ, क्योंकि हर एक पढ़ने वाला बच्चा कैसे भी पढ़ लेता है ना। स्कूल में भी जा कर के फ्री लेक्चर्स मिलते हैं तो उसमें भी पढ़ लेगा, भले ही सारे दोस्त खेल क्यों ना रहे हो, है ना। तो ये चीज़ें ध्यान देनी होगी। फिर भी अगर एक डिटेल वीडियो चाहिए कि शेड्यूल कैसे बनाएं ऑन दिस ऑनलाइन क्लास अगर आपकी है और साथ साथ स्कूल गोइंग स्टूडेंट भी हो, तो मैं एक वीडियो ज़रूर लाऊंगी। बट आपको उसके लिए कॉमेंट करना पड़ेगा, तभी मैं जानूँगी कितने लोग को एक्चुअल नीडेड है ये वीडियो। ठीक है, और अगर ऑफलाइन है तो ऑफलाइन कोचिंग्स और ऑफलाइन स्कूल्स, मतलब समझो कोचिंग में भी जाओ, कैटेगरी सेम हो जाता है। ऑफलाइन में क्या होते हैं, टीचर सामने होते हैं, ऑनलाइन में टीचर सामने नहीं होते, फ़ोन पे होते हैं। तो उसमें बस डिफरेंस ये आता है कि आपको कंसिस्टेंट होना पड़ेगा ऑनलाइन में। ऑफलाइन में टीचर्स होते हैं तुमको रोकने वाले, ऑनलाइन में पेरेंट्स होते हैं। ठीक है, पेरेंट्स होते हैं, बट कई बार पेरेंट्स का भी अपना काम होता है, वो आपको दिन रात नहीं दिख सकते। इसका ऐसा मतलब नहीं है कि तुम फ़ोन देखना शुरू कर दो। यू हैव टू थिंक ऑफ द डे जब तुम्हारा जेई का रिज़ल्ट निकलने वाला होगा, बस वो दिमाग में रख के पढ़ना, अपने आप में लगेगा कि नहीं। और अगर तुमको जेई करना है ना यार, बिना फोर्स किए, कोई तुमको फोर्स नहीं कर रहा, तुम्हारा ड्रीम है, तुम कर लोगे जेन्युइनली। ठीक है, एफर्ट्स डालो, मेहनत करो और बस कंसिस्टेंट रहो, अपने आप में रिजल्ट्स दिखेंगे। ठीक है, एक और चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि अपने टेस्ट को सीरियसली लेना। ठीक है, टेस्ट इम्पॉर्टेंट होते हैं, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक टेस्ट मिस आउट नहीं करने और टेस्ट ज़रूर देना है। नेक्स्ट जो टॉपिक है कि सॉल्विंग ऑफ बुक्स शुड बी डन, प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। सपोज एक एग्जांपल लेती हूँ कि अभी तुमने फिज़िक्स का सपोज स्टार्ट होगा तुम्हारा, अगर ऑनलाइन कोचिंग या ऑफलाइन कोचिंग, तो पहला चैप्टर पढ़ाए होंगे। ठीक है, पहला चैप्टर जैसे ही चल रहा है ना, ये चीज़ ध्यान देना, जैसे पहला टाइम पे अगर आपको जनरली पढ़ाते हैं तो वो यूनिट्स वाला पढ़ाते हैं। ठीक है, यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स चैप्टर पढ़ाते हैं, तो उसमें यूनिट्स चेंज का बताते हैं। ठीक है, तो उसी टाइम पे उससे रिलेटेड क्वेश्चंस एक बार प्रैक्टिस कर लो, रिवाइज कर लो, एंड उसके बाद क्वेश्चंस करो। होमवर्क में क्वेश्चन दिए तो वो कंप्लीट करो, डीपीपी अगर देते हैं तो वो कंप्लीट करो। उसके अलावा कोई तो एक प्रेफरेंस बुक रख लेना जिससे प्रैक्टिस करो। एंड वंस दैट चैप्टर गेट्स कंप्लीटेड, आपको सारे उसके करने हैं क्वेश्चंस, रिवाइज इट एंड डू द क्वेश्चंस, देन उसके PYQs भी करो, लगे हाथ साथ साथ करना, छूटना नहीं है नीचे, क्योंकि ये होगा तो मैं नहीं बताया बट मैंने एक्सपीरियंस किया है। ये हम क्या जनरली होता है कि हम क्वेश्चंस को सोचते हैं कि हम 1-2 दिन करेंगे, तब हमारा सेकेंड चैप्टर स्टार्ट हो जाता है, और सेकेंड चैप्टर स्टार्ट होता है तो हम उसके क्वेश्चंस में प्रैक्टिस करते हैं। तो यहाँ पे जो पहला चैप्टर का कोई क्वेश्चन था वो तो छूट गया, PYQs भी नहीं किए उसके, तो नहीं, साथ साथ करना है, मेंटेन करना है। इसलिए मैंने कहा कि जो टॉपिक कंप्लीट होता है उसके रिस्पेक्टिव क्वेश्चंस करो, एंड वंस द चैप्टर गेट्स कंप्लीटेड, टॉपिक वाइज तो आपने कर लिया, साथ में सारे क्वेश्चंस बनाओ। कोई पर्सपेक्टिव बुक कोई रिस्पेक्टिवली रख लो जिसको सॉल्यूशन करना है, सॉल्व करना है। और अगर वो बुक्स का बारे में पता नहीं है तो मेरी वीडियोज़ में देख लो, एक वीडियो आई थी दैट बुक्स दैट इज़ नीडेड फॉर GEE प्रिपरेशन, एंड मुझसे गाइडेंस ले। फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है तो बस कमेंट सेक्शन में बताओ। ठीक है, और वहाँ पे प्रैक्टिस करना है। सिमिलरली अप्लाइड फॉर केमिस्ट्री एंड इवन मैथ्स। ठीक है, नेक्स्ट है शॉर्ट नोट्स बनाओ। देखो, शॉर्ट नोट्स बनाना भी ज़रूरी है। शॉर्ट नोट्स स्टार्टिंग में नहीं बनाना है, जैसे ही चैप्टर कंप्लीट हो जाए 1-2 बार रिवाइज़ करो, एंड वंस यू आर क्लियर विद द होल थियोरी एंड चैप्टर, अब उसको बस समझ के अपने से बिना देखे उसके शॉर्ट नोट्स बनाने की कोशिश करो। एक बार बिना देखे बनाओ, एक बार देख के शॉर्ट नोट्स बनाओ। ठीक है, एंड उसको कलेक्ट करके रखो, दैट विल बी हेल्पफुल
इन योर रिविजन मेथड। देखो इससे क्या होता है कि पहला जो आपने बनाया होगा उसमें आपने वही टॉपिक्स लिख दिए होंगे जो आपको अच्छे से क्लियर है, और जो नहीं क्लियर है वो आपके पास है ऑलरेडी, उससे चेकआउट करके तुम लिख सकते हो। एंड यू विल गेट टू नो कि ऐसे कौन सी चीज़ है जो मेरे लिए ज़्यादा क्लियर नहीं हुई है कंपेयर करने के बाद। ठीक है, तो ये कंपेयर करो, इसको रखो, एंड ये कब आएगा मदद, जब टेस्ट होंगे उससे पहले एक बार रिवाइज़ करने में। शॉर्ट नोट्स में छोटे छोटे ट्रिक्स होते तुरंत आ जाते हैं, है ना। तो शॉर्ट नोट्स बनाने की आदत रख लो, स्टार्टिंग से ही बोल रही हूँ, क्योंकि ये बाद में जा कर के तुमको पता चलता है कि तुमको बनाना चाहिए था, तब ऑलरेडी थोड़ा देर हो जाता है यार, इसलिए। और ये फिर मेरे साथ हुआ है, इसलिए मैं तुमको बता रही हूँ, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इम्पॉर्टेंट कम हेल्पफुल बहुत होता है। मैंने अभी शॉर्ट नोट्स अपने बनाने रेडी किए एंड दे आर जस्ट वंडरफुल। मतलब इतने हेल्पफुल है कि आपको बुक उठा के फिर से पूरी बुक नहीं देखने की ज़रूरत पड़ती। एंड यू नो व्हाट, एक एक चैप्टर्स, अगर कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स ऑफ फिज़िक्स लाइक रोटेशन और मोशन, तो उनकी बात करूँ तो आधी आधी बुक के नोट्स होते हैं। तो उससे आप पढ़ने जाओगे तो 1-2 घंटे लग जाएंगे तुमको रिवाइज़ करने में। इसलिए शॉर्ट नोट्स बाद में ज़रूरत पड़ेंगे, इसलिए बनाना। ठीक है, अब इसके बाद के मैं दिखा नहीं सकती तुमको, अगले वीडियो आएगी उसमें बाकी के 5 और टिप्स हैं। एंड ये 5 तो बेसिक टिप्स हो गए जो कि तुमको स्टार्टिंग से बना के रखना है, स्टार्टिंग से ही करना है। अब तुम्हें इसको कंसिस्टेंटली आगे तक कैसे एंड तक ले जाना है अपनी जर्नी के, और कुछ ऐसे टिप्स और हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो वीडियो देखना पड़ेगा। तो वो पार्ट 2 जल्दी आएगी, ठीक है वीडियो, तो जा कर के देख लेना। एंड दैट्स फॉर व्हाट टुडेज़ वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन कीप वॉचिंग।